नमस्कार, स्वागत है आप सभी का शिक्षा प्लेनेट पे। और मैं हूं सनोज और आप सभी जानते हैं कि हम आपको हिंदी पढ़ाते हैं। और हिंदी पढ़ाते पढ़ाते मैं आपको एक बात बता दूं कि आज जो है आपकी अच्छी क्लास हो सके इसके लिए हमने न्यू माइक भी खरीद लिया है। ठीक है, तो आप कमेंट करके बताएंगे कि वॉइस कैसी आ रही है। ठीक है, आपकी आवाज जो हमारी आवाज है आपके सामने कैसे पहुंच रही है, इसको आप अवश्य बताएंगे। और ये आपके क्वेश्चनों का सिलसिला चलता ही रहेगा ऐसे ही, ये तो कभी खत्म होने वाला ही नहीं है। ठीक है, प्रैक्टिस आपकी शानदार चली रही है, तैयारी आपका जानदार चल ही रहा है। तो मेरे भाई, मेरे यार, मेरे दोस्त, जुड़ जाइए मेरे साथ और अपने जो भी यार दोस्त हैं आप उनमें शेयर कर दीजिए इस वीडियो को, क्योंकि आप देख ही रहे हैं आपकी तैयारी के लिए हम लगातार प्रयास कर रहे हैं और आप भी हमसे जुड़े हैं और ऐसे ही जुड़े रहिए। अपना प्यार जो है आशीर्वाद बनाए रखिए। तो चलिए आज का जो सेशन जो है स्टार्ट करते हैं, ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कुछ दिक्कतें हैं जिसकी वजह से आपकी लाइव क्लासेस नहीं हो पा रही हैं, लेकिन ये जो है प्रयास जो है आपका लगातार जारी रहेगा और चल ही रहा है और आप भी हमसे जुड़े रहिए। ये आपका पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे लग गया है, इसका आप लोग देंगे आंसर। और फिर एक बार आप सभी का पुनः स्वागत है इस शिक्षा प्लेनेट पे। तो चलिए मेरे दोस्त, मेरे यार, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। क्वेश्चन क्या कर रहा है, पहले क्वेश्चन को पढ़िएगा, उसके बाद शांति से, ठीक है, शांति मन से अपना इस क्वेश्चन का आंसर देना है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है मेरे भाई? तो क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्री क्या है, स्त्री का पर्यायवाची नहीं है। पहला क्वेश्चन ही पर्यायवाची से आ गया। ठीक है, पर्याय से आ गया है, याद रखिएगा। तो क्वेश्चन ऐसा ना हो कि पर्याय से पूछे ना, अर्थात क्या बोलते हैं, समानार्थी शब्द से क्वेश्चन पूछे ना, ऐसा कतई नहीं हो सकता है। आपकी एग्जाम में एक तो पर्यायवाची शब्द से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो पहले ही आपको मिल गया, खैर कोई बात नहीं, इसका आपको देना है आंसर कि इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए, क्वेश्चन पूछा है कि स्त्री का पर्यायवाची क्या है मेरे भाई, क्या है। चलिए मैं थोड़ा आपको रूबरू करा दूं स्त्री के पर्यायवाची शब्दों से। मेरे भाई, स्त्री का पर्यायवाची क्या क्या होता है? एक तो भार्या होता है। क्या होता है? भार्या। जब श्री राम गए थे वनवास तो अपनी पत्नी को, ठीक है, उनकी पत्नी को, ठीक है, या अपनी पत्नी को भार्या, ठीक कहते थे। एक तो पत्नी भी होगा, क्या होगा? भार्या होगा। और हमारा पत्नी भी होगा, क्या होगा? पत्नी भी होगा। और प्रिय भी होगा, क्या होगा? प्रिय, भार्या, पत्नी। उसके साथ साथ कलत्र भी होता है। क्या होता है? कलत्र भी होता है पत्नी का पर्यायवाची शब्द। एक और होता है दारा भी होता है। क्या होता है? दारा भी होता है। और योसा भी होता है। क्या होता है? योसा भी होता है, याद रखिएगा मेरे भाई। इसका मतलब कि सबके सब क्या है, स्त्री के पर्यायवाची शब्द हैं। तो इसमें से क्या हो जाएगा कि पर्यायवाची है मेरे भाई, सबके शब्द हैं। उपयुक्त में से एक से अधिक, तो आप ये इसको डी टिक करिएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर डी हो जाता है, क्योंकि तीनों के तीनों क्या है, स्त्री के पर्यायवाची शब्द है, याद रखिएगा। ठीक है, तो आप देख रहे हैं योसा, दारा, कलत्रा, भार्या, पत्नी, प्रिय, ठीक है, प्रिया, सब किसके पर्यायवाची होते हैं? स्त्री के होते हैं। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये है हमारा अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कर रहा है, इसका आंसर आप देंगे। क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से व्यंजन अंतस्थ व्यंजन है। चार आपके ऑप्शन दे रखा है, पांच पांच दे रखा है ऑप्शन। इसमें से आपको चूज करना है कौन सा कौन सा कौन सा अंतस्थ व्यंजन है। क्या ये है, या ये है, या ये है? अंतस्थ व्यंजन मैंने आपको भर भर के पढ़ा रखा है। उष्म व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, स्पर्श व्यंजन, ठीक है, सारे व्यंजनों को मैंने पढ़ा रखा है। और मैंने आपको बताया था कि वैसे वे व्यंजन वर्ण जिनका मुख से उच्चारण करने में हमारी जिह्वा किसी भी भाग को स्पर्श न करे, न छुए, उन्हें हम अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। और इनकी संख्या होती है चार। कितनी होती है? चार होती है। कौन कौन? य होता है, र होता है, ल होता है, और व होता है। तो चारों के चारों क्या है? आपके अंतस्थ व्यंजन है, याद रखिएगा। क ख ग घ आपके क्या है? ये कंठ व्यंजन है। क्या है? इनका उच्चारण स्थान कंठ से होता है। कच्छ, तर, ज्ञा और श, इनको हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं तो मेरे भैया? इनको हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। य, र, ल, व को हम अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। चलिए, उष्म व्यंजन किसे कहते हैं? इसकी भी संख्या चार होती है। कौन कौन? आपके तीनों श होता है। क्या होता है? आपके तीनों श होते हैं। और एक हमारा ह होता है। क्या होता है? ह होता है।
और परिभाषा आपको तो पता ही होगा कि जिनको बोलने में उष्मा निकलती है उन्हें हम उष्म व्यंजन कहते हैं। श श श ह। उष्मा निकली कि नहीं, आप बोलेंगे बिल्कुल निकली, ये हमारे उष्म व्यंजन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन। और तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है? तीसरा क्वेश्चन बोल रहा है मेरे भाई कि देशार्पण में कौन सा समास है? क्या है? देशार्पण शब्द में कौन सा समास है आपको बताना है। देशार्पण क्या है मेरे भाई? देशार्पण शब्द में कौन सा समास है? मैंने आपको समास भी पढ़ाया है, ऐसा कोई चीज ना हो जो मैंने आपको नहीं पढ़ाया है। देशार्पण अगर आप इसको डिवाइड करते हैं तो बनेगा क्या हमारा? देश के लिए अर्पण। क्या बनेगा? देश के लिए अर्पण। देश के लिए अर्पण बनेगा। अर्पण मतलब प्राण न्यौछावर कर देना, ठीक है। देश के लिए अर्पण। मेरे भाई के लिए यहाँ पे क्या है? आप बोलेंगे कारक चिन्ह है, ठीक है। क्या है? कारक चिन्ह है। और जिस शब्द को हम विभाजित करते हैं अर्थात उनमें विग्रह करते हैं और कारक चिन्ह कहीं हमको दिखाई देते हैं तो उन्हें हम कहते हैं कौन सा समास? आप बताएंगे वे तो होते हैं हमारे तत्पुरुष समास। कौन से होते हैं? तत्पुरुष समास होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, तत्पुरुष समास। राजा का पुत्र क्या है? राजपुत्र। राजपुत्र या राजकुमार कैसे डिवाइड करेंगे, कैसे विग्रह करेंगे? राजा का पुत्र क्या बनेगा? राजा का पुत्र बनेगा। हम यहाँ पे देखते हैं कि जो हमारा का है कारक चिन्ह है, और जिस शब्द का हम समास विग्रह करते हैं अगर बीच में क्या है कारक चिन्हों का लोप होता है, छिपा रहता है, तो उसमें हमारा तत्पुरुष समास होता है। याद रखिएगा कौन समास? आप बताएंगे तत्पुरुष समास होता है। तो राजा का पुत्र, राजकुमार, राजपुत्री, ठीक है। तो ये सबका हो जाएगा देशद्रोही। सब में क्या है हमारे तत्पुरुष समास है। द्विगु, द्विगु में क्या होता है? जिसका पहला पद संख्यावाचक होता है। जैसे में चौराहा क्या होता है? चौराहा। इसका हम विग्रह करते हैं तो क्या बनता है? चार राहों का समूह। क्या बनता है? तो आप बताएंगे चार राहों का समूह होता है। तो हम देखते हैं यहाँ पे कि जो हमारा चार है वो क्या है? संख्यावाचक है, और जिसका पहला पद संख्यावाचक वो कौन सा समास? आप बताएंगे वो होता है द्विगु समास। वो कौन सा होता है? द्विगु समास। एक और इसको हम कर लेते हैं अव्ययी भाव समास। जिसका पहला पद क्या हो? अव्यय हो। समझने के लिए उपसर्ग समझ लो। जैसे में क्या होता है? उपकार। क्या बनेगा? उपकार। विग्रह करेंगे तो क्या बनेगा? उप प्लस कार बनेगा। क्या बनेगा? उप प्लस कार बनेगा मेरे भाई। यहाँ पे उप क्या है? उपसर्ग। समझ लेकिन क्या मोल लो इसे समझ लो। उप क्या है? उपसर्ग है। कौन समास हो जाएगा? आपका अव्ययी भाव समास। जितने भी उपसर्ग वाले शब्द होते हैं सब में कौन सा समास होता है? आप बताना आंख बंद करके। अव्ययी भाव समास। कभी शब्दों का जो क्या होता है? दोहराव होता है, जहां पे हरे हरे, ठीक है, उसके बाद हल्के हल्के, यहाँ भी कौन सा समास होता है आपको बताना है? अव्ययी भाव समास, ठीक है, याद रखिएगा। तो ये था आपके तीनों का तीनों समास। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा अगला क्वेश्चन। इसका आप लोग देंगे आंसर। इसका क्या देंगे मेरे भैया? इसका आप लोग देंगे आंसर, क्योंकि आंसर के बिना तो क्वेश्चन हल नहीं होगा। थोड़ा सा मैं जल ग्रहण करूंगा, ठीक है, अगर आपकी आज्ञा हो तो। इसका आप लोग पहले आंसर दीजिए। कहा है क्वेश्चन क्या कि फल और फूल और मांस सब कुछ खाने वाले को क्या कहते हैं? इसका आंसर दीजिए आप। क्या बोला है कि फल फूल और मांस सभी कुछ खाने वाले को क्या कहते हैं? इन सभी अनेक शब्दों के लिए एक शब्द क्या होगा? क्या वनचर होगा, या सर्वाहारी होगा, या मांसाहारी होगा? मेरे भाई जो वन में चरण करते अर्थात वन में घूमते हैं वो वन में चरण करने वाले वनचर कहलाते हैं। वन में चरण करने वाले अर्थात घूमने वाले, चरण करने वाले क्या कहलाते हैं? आपको बताना है। वो कहलाते हैं वनचर। क्या कहलाते हैं? वनचर। अगला क्या है? सर्वाहारी, जो मांस भी खाता है, ठीक है, और फल भी खाता है, फूल भी खाता है, उसे हम सर्वाहारी के नाम से जानते हैं। क्या जानते हैं? उसे हम सर्वाहारी के नाम से जानते हैं, याद रखिएगा। और जो केवल मांस खाता है उसे हम क्या कहते हैं? मांसाहारी के नाम से जानते हैं, ठीक है। मांस खाने वाला क्या होता है? मांस खाने वाला क्या कहलाता है? तो आपको बताना है मांस खाने वाला मांसाहारी होता है। मांस खाने वाला मांसाहारी होता है, याद रखिएगा, ठीक है। ये तो बच्चे को पता है, याद रखिएगा। आगे चलते हैं
अगले क्वेश्चन की तरफ देखो तो क्या कह रहा है मेरा अगला क्वेश्चन। देखो तो एक बार क्या कह रहा है, क्या कह रहा है मेरा अगला क्वेश्चन। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है। फिर आ गया तत्सम तद्भव। मैंने भर भर के कटोरे भर भर के, ठीक है, बाल्टी भर भर के पढ़ाया है तत्सम और तद्भव शब्दों को। कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द है। बारात नहीं रे भाई, वर यात्रा होती है। क्या होती है? बारात को हम वर यात्रा बोलते हैं। किसमें? आप बताइएगा। तत्सम में। और तद्भव में क्या बोलते हैं? बारात बोलते हैं, ठीक है, बारात बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बारात बोलते हैं। वर्षा, वर्षा जो है तत्सम शब्द है। क्या है? वर्षा जो है तत्सम शब्द है, इसको हम बारिश बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बारिश बोलते हैं। तद्भव में याद रखिएगा, ठीक है, बारिश। हाथी, हाथी क्या है? हाथी हमारा तद्भव शब्द है। इसको हम तत्सम में क्या बोलते हैं? आप बताइएगा। हस्ती। क्या है? हस्ती। वो वाली हस्ती नहीं जो आप कहते हैं हस्ती मिट्टी नहीं हमारी, वो वाली हस्ती नहीं। हस्ती मतलब हाथी। तो मेरे भाई ये सबके शब्द क्या है? ये सबके सब तत्सम शब्द हैं। और ये वाले क्या है? तद्भव है। क्या है? ये तो तत्सम हो गए हमारे, और ये हमारे क्या हो गए? तद्भव हो गए। याद रखिएगा। क्वेश्चन हमारा यही पूछा है, क्वेश्चन हमारा यही पूछा है। क्या पूछा है? कि कौन सा तत्सम शब्द है। मेरे भैया वर्षा जो है तत्सम है, और बाकी दोनों बारात और हमारा हाथी जो है तद्भव है। याद रखिएगा, ठीक है, तद्भव है। याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन आपसे है, याद आया। कंटक फल का मतलब क्या होता है? कंटक फल क्या होता है? कंटक फल का अर्थ क्या होता है? कंटक फल किसे कहते हैं? याद रखिएगा, ठीक है। कहीं के कंट फल भी दिखेगा, ठीक है। कंटक फल किसे कहते हैं? आपको आंसर बताना है इसका। चलिए आगे चलते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखो तो जरा। क्या कर रहा है? निम्नलिखित प्रश्नों में विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो विलोम शब्द का सबसे अच्छा विकल्प है। ये दाता दिया है, देखो तो क्या दिया है? दाता। मतलब दाता का विलोम बताना है कि दाता का विपार्थी अर्थात विलोम शब्द क्या होगा भाई। दाता शब्द का विपार्थी अर्थात विलोम शब्द क्या होगा? पहला तो है दाता, और इसका विलोम होता है दाता का याचक। क्या होता है? याचक होता है, ठीक है। याचक दो जो दुआ मांगने आते हैं, ठीक है, और जो क्या बोलते हैं आशीर्वाद देते हैं, वो दाता कहलाते हैं। तो याचक, दाता का क्या हो जाएगा? याचक हो जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा। व्यय, व्यय का विलोम क्या हो जाएगा? आय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आय का व्यय आप नाम सुने होंगे, ठीक है, आय हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? आय हो जाएगा। प्रकट का गुप्त क्या हो जाएगा? प्रकट का गुप्त हो जाएगा। याद रखिएगा विलोम प्रकट का गुप्त, ठीक है। गुप्त मतलब छिपना, प्रकट मतलब सामने आना। तो ये सब के सब क्या है? विलोम। तो दाता का विलोम क्या हो जाएगा? याचक। इसका राइट आंसर हो जाता है। याद रखिएगा, ठीक है। याचक इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाता है। इतनी बात आप याद रखिएगा। तो 6 नंबर क्वेश्चन था, और आपने इसका आंसर देने का प्रयास किया। बाकी आपका कमेंट देखेंगे कि आपका क्या आंसर रहा है। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और ये है हमारा 7वें नंबर का क्वेश्चन। क्या कह रहा है 7वें नंबर का क्वेश्चन? तो कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो शुद्ध वाक्य का सबसे अच्छा विकल्प हो। मतलब ये 3 आपके वाक्य दिए हैं, इसमें से एक कोई शुद्ध है, कोई सही है, उसको हमें चूज करना है, उसे हमें लिखना है, ठीक है, उसी को हमें टिक करना है। भारत माँ क्या है दोस्त? भारत भूमि हमका माता है। मेरे भाई हमका थोड़ी है, हमारी। तो पहले ये क्या हो गया? गलत हो गया। भारत भूमि हमारी माता है और हम उसके पुत्र हैं। थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। भारत भूमि हमारा माता है, ये भी यहाँ पे क्या हो गया? गलत। हमारा नहीं, हमारी। इसका मतलब भारत भूमि हमारी माता है और हम उसके पुत्र हैं। भारत भूमि हमारी माता है और हम उसके पुत्र हैं। तो हमारा बी राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, ठीक है। भारत भूमि हमारी माता है और हम उसके पुत्र हैं। ये आपका सटीक आंसर है, ठीक है। तो यही हमारा शुद्ध था, तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलिए आगे चलते हैं, और ये है अगला क्वेश्चन। क्या बोल रहा है? ध्यान से समझिएगा। इसमें 1 लाख की बात छिपी हुई है। मैं आपको बताऊंगा 1 लाख की बात कौन सी है। करेक्ट। निम्नलिखित में से किस वाक्य में सजातीय क्रिया का प्रयोग हुआ है? आ गई मेरी भाई, आ गया। सजातीय क्रिया किसे कहते हैं? ठीक है, सजातीय क्रिया किसे कहते हैं?
और विजातीय क्रिया किसे कहते हैं, दोनों का पोस्टमार्टम करेंगे। ठीक है, आपकी आंख से पट्टी खोल देंगे सजातीय और विजातीय क्रियाओं को समझा करके। ठीक है, याद रखिएगा विजातीय क्रिया क्या है, विजातीय क्रिया। ठीक है, सजातीय और विजातीय क्रिया क्या होती है, ध्यान समझिएगा। जब कोई कर्म, ठीक है, जब कोई कर्म अगर क्रिया के अनुसार लिखा गया है, जो वर्ण उसमें है, जो शब्दांश उसमें है, वही शब्दांश अगर क्रिया में भी है तो उसे हम सजातीय क्रिया कहेंगे। जैसे राम ने खाना खाया, राम ने, या राम खाना खाता है, राम खाना खाता है, खाना खाता है। मेरे भाई देखो, खाता क्रिया है और खाना हमारा क्या है, आप बताएंगे कर्म है। क्या है, कर्म है। इसमें भी ख वर्ड है, इसमें भी क्या है, ख वर्ड है। कहीं ना कहीं कर्म के अनुसार ही क्या है, हमारी क्रिया है। जब कर्म के अनुसार क्रिया हो, उसके वर्ड क्या हो, समान समान हो, तो ऐसी क्रिया को हम सजातीय क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, सजातीय क्रिया कहते हैं। अगर यहीं पे होता क्या हमारा, अगर यहीं पे हमारा होता एक ये वाक्य होता हमारा क्या, कि राम केला खाता है, क्या होता, राम केला खाता है, तो केला हमारा यहाँ पे क्या है, आप बताएंगे कर्म है। तो कर्म के अनुसार हमारी क्रिया नहीं है, जो वर्ण कर्म में है वो वर्ण हमारे क्रिया शब्द में नहीं है, तो ये जो क्रिया हो जाएगी ये विजातीय क्रिया हो जाएगी। क्या हो जाएगी, विजातीय क्रिया हो जाएगी। इतनी बात आप याद रखिएगा। ठीक है, जो कर्म क्रिया के अनुसार हो, मतलब उसमें भी वर्ण हो, उसमें भी वर्ण हो, सजातीय, जो अलग हो विजातीय। अब आप समझ गए होंगे। ठीक है, ये विजातीय था और एक सजातीय का ले रहे हैं एग्जाम्पल, राम खाना खाता है, जो मिटा दिए थे उसको पुनः लिख दे रहे हैं, राम खाना खाता है। चलिए, राम खाना खाता है। तो देखिए ऐसा कोई सेंटेंस दिख रहा है, ये जो है सजातीय क्रिया का एग्जाम्पल है। किस क्रिया का एग्जाम्पल है, आप बताएंगे, ये सजातीय का है, ये जो है सजातीय का है, और ये क्या हो जाएगा, ये वाला हमारा विजातीय का है। क्या है, ये वाला विजातीय का है, याद रखिएगा। चलिए ढूंढिए ऐसा वाला कहाँ पे सेंटेंस दिखाई दे रहा है। जीना एक कला है, एक कला है, कुछ नहीं है इसमें। पक्षी डाल पर चहचहाते हैं, डाल और चहचहाते कोई मैचिंग नहीं है। लेकिन वह अनेक बोलियां बोलता है, बोलियां बोलता है, बोलियां बोलता है, बोलियां बोलता है। कहीं ना कहीं वर्डों का आपस में समावेश है, मैचिंग है, तो मेरे भैया यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, सजातीय क्रिया हो जाएगी। ठीक है, बोलिया बोलता है, इसमें भी वह वर्ड, उसमें भी क्या है, वह वर्ड है। तो जो कर्म के अनुसार क्रिया होती है उसे सजातीय, जो कर्म के अनुसार क्रिया नहीं होती उसे हम विजातीय कहते हैं। ये बात अपने खोपचे में नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या बोल रहा है अगला क्वेश्चन, जरा इसका आंसर दीजिए आप। करा कि निम्नलिखित प्रश्न में विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो क्रिया के भेद वाला सही विकल्प हो। क्रिया से क्वेश्चन आया। ठीक है मेरे भाई, हिंदी में 3 तरह से क्रिया बनेंगी। ठीक है, याद रखिएगा, 3 तरह से क्रिया बनती है, याद रखिएगा। संयुक्त क्रिया है, प्रेरणार्थक क्रिया है, पूर्णकालिक क्रिया है। सबके बारे में बता देते हैं, थोड़ा समझिएगा। संयुक्त क्रिया किसे कहते हैं, जब एक क्रिया क्या है, दो शब्दों के रूप से बनी हुई। जैसे में राम खाना खा लिया, राम क्या होता है, राम खाना खा लिया, खाया भी है और लिया भी है। तो जो खा लिया जो है, दोनों का आपस में मैच करके क्या बनेंगे, इन्हें हम संयुक्त क्रिया कहें। क्या कहेंगे, इन्हें हम संयुक्त क्रिया कहेंगे। खा और लिया, खा और लिया, दो है कि नहीं है, यहाँ पे हम इसे संयुक्त क्रिया कहेंगे। ये क्या हो जाएगी, हमारी संयुक्त क्रिया हो जाएगी, याद रखिएगा। ठीक है, आगे देखिए, प्रेरणार्थक क्रिया क्या होती है, कि जब कोई कर्ता उसी वाक्य में किसी अपने काम न करके किसी दूसरे से कार्य करवाता है। जैसे में राम ने सीता से किताब पढ़वाया। ठीक है, तो हम देखते हैं कि स्वयं राम किताब को ना पढ़ करके सीता से पढ़वाता है। तो ये हमें पढ़वाना क्रिया है, जो पढ़वाया क्रिया है, ये कैसा हो जाएगा, प्रेरणार्थक क्रिया, जब स्वयं कर्ता कार्य न करके किसी दूसरे से कार्य करवाता है। और हमसे क्या पूछा है कि निम्नलिखित प्रश्नों में विकल्पों का उस विकल्प का चयन करें जो क्रिया के भेद वाला सही क्रम हो। क्रिया हमारे देखिए ये वाला है, ये आपका सेंटेंस है। क्वेश्चन क्या है हमारा, ये वाला है। कह रहा है क्या, मालिक नौकर से सफाई करवाता है, स्वयं मालिक काम नहीं किया है, नौकर से करवाया है, कहीं ना कहीं दूसरे से काम करवाते हैं, तो वैसे को हम क्या कहते हैं, प्रेरणार्थक क्रिया। ठीक है, जब स्वयं कर्ता कार्य न करके दूसरे से कार्य करवाता है, प्रेरणा दूसरे की प्रेरणा लेकर करवाता है, उसे हम प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। तो स्वयं मालिक काम नहीं किया है,
नौकर से काम करवाया है, प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगा। इसमें भी कौन सी है, प्रेरणार्थक क्रिया है। ठीक है, संयुक्त क्रिया मैंने आपको यहाँ बता दिया, खा और लिया दोनों को एक ही मिला दें क्या बन जाएगा, संयुक्त क्रिया बन जाएगा। एक और देखिए, एक क्या हमारा पूर्णकालिक क्रिया, जब किसी वाक्य में एक क्रिया होने के बाद दूसरी फिर क्रिया हो रही होती है, वहां पे हम पूर्णकालिक क्रिया का, जैसे में देखिए, जैसे में देख लिए यहीं पे आप, जैसे में सीता दूध पीकर सो गई, सीता, सीता दूध पीकर, क्या पीकर, दूध पीकर सो गई, अर्थात पीना एक क्रिया है और सोना भी क्या है, पीकर सो गई, सोना भी क्या है, एक क्रिया है। ठीक है, पहले एक क्रिया समाप्त हुई है, फिर दूसरी क्रिया स्टार्ट हो गया, और जहां भी ऐसा कंडीशन बने किसी वाक्य में, वहां पे क्या होता है तो आपको बताना है, वहां पर पूर्णकालिक क्रिया होती है। इस वाक्य में कैसी क्रिया है, पूर्णकालिक क्रिया है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए ये था आपके लिए, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्न में विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दी गई मुहावरे का सही अर्थ वाला विकल्प है। क्या कर रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जो दी गई मुहावरे का सही क्या है, विकल्प है। और ये रहा हमारा मुहावरा, ये है हमारा 2 लाख का मुहावरा। क्या कह रहा है हमारा मुहावरा, कह रहा है कि दो दो हाथ करना, दो दो हाथ करना, आओ ना दो दो हाथ कर लें, मतलब ज्यादा आपसे बड़बड़ की बात हुई, ठीक है, ज्यादा आपसे बहुत बातें की, अब आओ लास्ट में, अब अंतिम बार दो दो हाथ कर ही ले, ठीक है, अब यही से काम समाप्त कर ले। मतलब दो दो हाथ करना मतलब यह होता है कि अंतिम निर्णय लेने के लिए तैयार रहना। दो दो हाथ करना मतलब अंतिम निर्णय लेने के लिए तैयार करना। बक बक बहुत दूर कोई देर से कर रहा होता है, आप क्या बोलते हैं, चलो यार बहुत तुम बक बक किए, आओ अब दो दो हाथ कर ही लेते हैं, ठीक है, अर्थात अब अंतिम निर्णय ले ही लेते हैं, या तो मैं रहूंगा या तो तुम। तो दो दो हाथ करना मुहावरे का अर्थ क्या जाएगा, अंतिम निर्णय लेने के लिए तैयार रहना। ठीक है, आश्चर्यचकित नहीं होना, ठीक है, ये नहीं होगा, निराश होना भी नहीं होगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, अंतिम निर्णय लेने के लिए तैयार होना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये है क्वेश्चन, क्वेश्चन किससे है, तो ये कारक चिन्हों से है। कारक चिन्ह भी मैंने आपको भर भर के पढ़ा है, आप भी जानते होंगे। ठीक है, नहीं जानते एक बार आपको रूबरू करवाएंगे इसी वीडियो में। क्वेश्चन क्या कर रहा है, हे मेरे प्यारे देशवासियों, हे मेरे प्यारे देशवासियों, गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर आप सबको संबोधित करते हुए मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है। इस वाक्य में हे मेरे प्यारे देशवासियों में कौन सा कारक है। ठीक है, हे मेरे प्यारे देशवासियों, गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पे संबोधित करते हुए मुझे बड़ी ही प्रसन्नता हो रही है, हे मेरे प्यारे देशवासियों। तो क्वेश्चन बोला कि हे मेरे प्यारे देशवासियों में किस प्रकार का कारक का प्रयोग किया गया है, तो हे, अरे, अहो, नाम सुने होंगे आप, हे, अरे, अहो, कहीं ना कहीं ये तो हमारे वो वाले हैं, कौन वाले हैं, वो हमारे विस्मयादि बोधक वाले हैं। ये हमारे कौन हैं, आश्चर्यचकित की जब बात होती है, विस्मयादि बोधक होते हैं, क्या होते हैं, ये हमारे क्या होते हैं, विस्मयादि बोधक। संबोधन होते हैं, क्या होते हैं, संबोधन, संबोधन होते हैं जब पुकारते हैं हम किसी को, ठीक है, संबोधन होते हैं, हे, अरे, अहो। तो कहीं ना कहीं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, याद रखिएगा। अच्छा, संबंध कारक क्या होते हैं, यह सीता की कलम है, यह सीता की कलम छोड़ो, घड़ी ले लो, लड़कियां घड़ी पहनती हैं, यह सीता की घड़ी है, क्या है, यह सीता की घड़ी है। तो हम यहाँ पे देखते हैं, हम यहाँ पे देखते हैं कि जो की है सीता का घड़ी से संबंध स्थापित कर रही है, संबंध बना रही है। तो की हमारा कैसा हो जाएगा, आप बोलेंगे कि हमारा जो हो जाएगा संबंध, संबंध, संबंध क्या हो जाएगा, संबंध कारक हो जाएगा। ठीक है, संबंध कारक हो जाएगा। और मैंने आपको पढ़ाया भी था पिछली इसी पिछले प्रैक्टिस सेट में, ठीक है, पढ़ाया था मैंने आपको कि जब भी किसी क्या है, का, की, का, रा, री, रा, ठीक है, होता है वो संबंध वाला होता है। सीता की कलम है, राम की गाय है, तो का की जो है क्या है, का हुआ, की हुआ, के हुआ, को हुआ, ठीक है, को नहीं, का की जो हुआ, रा हुआ, री हुआ, ये सब के सब क्या होते हैं, ये हमारे संबंध कारक होते हैं, याद रखिएगा। का, की, के, रा, री, रे, ठीक है, सबके क्या है, संबंध कारक है।
अधिकरण क्या होता है? अधिकरण का जो प्रतीक चिन्ह होता है मे पर होता है। पुस्तक मेज पर रखी है, किस पे रखी है? मेज पर। तो यहाँ पे पुस्तक जो है, पुस्तक मेज पर, किस पे मेरे भाई? आप बताना। मेज पर रखी है। तो रखी है किस पर? मेज पर। यहाँ पे पर क्या हो जाएगा? आप बताना। अधिकरण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अधिकरण हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। मेज पर रखी है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। तो हे, अरे, अहो क्या होता है? यह संबोधन होता है। अरे सुनो तो जरा, हे कहाँ जा रहे हो? अहो सुनते हो? अजी सुनते हो? तो सबके सब क्या है? ये संबंध बोधन कारक है, संबोधन कारक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये है अगला क्वेश्चन। देखो तो क्या कर अगला क्वेश्चन। करे कि धर्माधर्म, धर्माधर्म में कौन सा समास है? धर्माधर्म में कौन सा समास है? धर्माधर्म में कौन सा समास है? पहले इसका विग्रह तो करो, पहले इसका विग्रह तो करो मेरे भाई। धर्माधर्म, धर्मा और धर्म क्या बटेगा? कटेगा के तो क्या बटेगा? धर्मा और धर्म बनेगा। इसका मतलब जहां भी और आ जाता है, या आ जाता है, अथवा आ जाता है, योजक अर्थात माइनस का चिन्ह आ जाता है, दोनों पद प्रधान हो जाते हैं, वहां पे द्वंद्व समास होता है। कौन समास होता है? द्वंद्व समास होता है। जैसे में एक और ले लो, यहीं पे एक और ले लो। माता पिता दाल रोटी, क्या होता है? माता पिता दाल रोटी। माता पिता में भी कौन सा समास है? द्वंद्व समास, माता और पिता। एक और ले लो, दाल रोटी, दाल रोटी में कौन सा समास है? आप बताएंगे द्वंद्व समास, दाल रोटी। ठीक है, छोटा बड़ा, भाई बहन, मोटा पतला। द्वंद्व समास भी 3 प्रकार के होते हैं, मैंने विस्तार से पढ़ा है इसी एप्लीकेशन पे। ठीक है, मैंने विस्तार से पढ़ा है। इतरेत्तर द्वंद्व, समाहार द्वंद्व, वैकल्पिक द्वंद्व, भर भर के पढ़ा है। ठीक है, याद रखिएगा। तो ये आपके क्या हो जाएगा? समास विग्रह हो जाएगा, और इसका राइट आंसर द्वंद्व समास हो जाएगा। अच्छा, समास का आपसे कोई पूछे कि समास का विलोम क्या होता है, तो आपको बताना है व्यास। क्या बताएंगे? व्यास बताएंगे। ठीक है, समास का विलोम क्या होता है, तो व्यास आपको बताना है, याद रखिएगा। ठीक है, और संधि का विलोम क्या होगा, तो बताना है विच्छेद। विच्छेद जब वर्ड टूटते हैं तो कहलाता है, और जब वर्ड टूटते हैं तो संधि कहलाता है, याद रखिएगा। चलिए, एक और है द्विगु समास। क्या होता है? जिसका पहला पद संख्यावाचक होता है। ठीक है, जैसे में त्रिशूल, क्या है? त्रिशूल है। त्रिभुज क्या है? त्रिभुज। त्रिभुज अर्थात 3 प्लस भुजा या 3 भुजाओं से बनी हुई आकृति। तो क्या हो जाएगा? त्रिभुज में पहला पद क्या है? सॉरी, संख्यावाचक है, तो क्या हो जाएगा? द्वंद्व, सॉरी, द्विगु समास। अच्छा, अव्ययी भाव समास क्या होता है? जिसका पहला पद अव्यय, समझने के लिए उपसर्ग। जैसे में उपकार, क्या है? उपकार, उप प्लस कार, उप यहाँ पे क्या हो जाएगा? आप बताएंगे उपसर्ग। तो अव्ययी भाव समास। ठीक है, समास 6 प्रकार के होते हैं, टोटल 7 होते हैं। अव्ययी भाव समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास, क्रमधारय समास, तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास, और एक अंत होता है नत्र समास। ठीक है, कंपटीशन वाले समझते होंगे आप। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखो तो जरा। कर रहा है कि शुभेच्छा का सही संधि विच्छेद क्या है? ठीक है, शुभेच्छा का संधि विच्छेद कौन है? शुभेच्छा शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? शुभेच्छा क्या है? शुभेच्छा मेरे भाई, शुभ प्लस इच्छा। क्या होगा इसका सही? आप बताना। शुभ प्लस इच्छा। अगर इसका आप विच्छेद करते हैं, बांटते हैं, बांटने की क्रिया विच्छेद कहलाती है। तो शुभ प्लस इच्छा बांटेंगे। क्या बांटेंगे आप बांटेंगे शुभ प्लस इच्छा। क्या बांटेंगे दोस्त? शुभ प्लस इच्छा। अच्छा, आप ही बताओ, यहाँ से और ले लेंगे, यहाँ से छोटी ई ले लेंगे, और अ के साथ ई मिलता है तो ए बनता है, और यहाँ पे हम एक की मात्रा देख ही रहे हैं। कौन समास हो जाएगा? आप समास, सॉरी, कौन सा संधि हो जाएगा? आप बताएंगे गुण संधि। कौन संधि हो जाएगा? गुण संधि हो जाएगा। स्वर संधि 5 प्रकार की होती है। स्वर संधि 5 प्रकार की होती है। दीर्घ संधि, गुण संधि, यण संधि, विधि संधि, आदि संधि। उसमें उस 5 में से गुण संधि हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, और सही क्या बटेगा? शुभ प्लस इच्छा। राइट आंसर बी हो जाएगा, शुभ प्लस इच्छा। ठीक है, महेश, गणेश, दिनेश, सुरेंद्र, गजेंद्र, धर्मेंद्र, उपेंद्र, जितेंद्र। ठीक है,
सब में कौन सा समास है तो आपको बताना है सब में, सॉरी समास नहीं, सब में कौन सी संधि है तो आपको बताना है गुण स्वर संधि। देवेंद्र, गजेंद्र, धर्मेंद्र, उपेंद्र, जितेंद्र, ठीक है, सब में कौन सा संधि है तो आपको बताना है गुण संधि है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या करा देखो जरा, अभिमान शब्द में कौन सा उपसर्ग, मैंने पिछले ही सेट में उपसर्ग और प्रत्यय को, ठीक है, विस्तार से पढ़ाया और बताया कि उपसर्गों की संख्या कितनी होती है 22। कहाँ होता है आपको बताया था, संस्कृत में उपसर्गों की संख्या 22 होती है। उर्दू में उपसर्गों की संख्या मैंने बताया था 19 होती है। कितनी होती है 19 होती है। कितनी उर्दू में कितनी होती है तो बताया था मैंने कि 19 होती है। और 10 किस में होता है तो हिंदी में होता है। कितना होता है हिंदी में होता है। और लगभग 6 किस में होते हैं तो अंग्रेजी में होते हैं। अधिक भी होते हैं, ठीक है, लगभग 6 हम ले रहे हैं इसको, अंग्रेजी में होते हैं। तो ये उपसर्गों की संख्या है। उपसर्ग जो होते हैं मूल शब्द के आगे लगते हैं, आपको पता होगा। जैसे अभिमान शब्द में कौन सा उपसर्ग है, अभिमान को अगर आप डिवाइड करते हैं, भाग में तोड़ते हैं अभिमान को, तो क्या बनेगा अभि प्लस मान। क्या बनेगा अभि प्लस मान बनेगा। मान सम्मान यहाँ पे मूल शब्द है और मूल शब्द के आगे जुड़ा है अभि, तो इसे हम क्या कहेंगे उपसर्ग कहेंगे। क्या कहेंगे उपसर्ग कहेंगे। तो अभी उपसर्ग जुड़ा हुआ है, इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका सी राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन ये है। क्या करा देखो तो जरा, करा कि एमेलगेमेशन क्या है, एमेलगेमेशन क्या बोल रहा है दोस्त कि एमेलगेमेशन का हिंदी पर्याय क्या होगा। थोड़ा सा अंग्रेजी वाला गया, उससे कोई दिक्कत नहीं है। एमेलगेमेशन का हिंदी पर्यायवाची मतलब क्या होगा, संशोधन होगा या परिशोधन होगा या समामेलन होगा। ठीक है, चलिए याद आपको कराते हैं। एमेलगेमेशन मतलब होता है सम्मेलन। क्या होता है समामेलन। क्या होता है समामेलन होता है, याद रखिएगा। ठीक है, समामेलन होता है। क्या होता है एमेलगेमेशन का अर्थ समामेलन होता है। चलिए इसके पीछे मैंने आपको और थोड़ा विस्तार से बता दें। देखिए यहाँ पे हमने आपके लिए लिया है एमेलगेमेशन मतलब क्या होता है, तो आपको बताना है समामेलन क्या होगा, समामेलन होगा। और समझिए और क्या होगा, क्या बोलता है आपका अमेंडमेंट मतलब क्या होगा, अमेंडमेंट मतलब क्या होगा, तो आपको बताना है कि अमेंडमेंट मतलब होता है संशोधन। क्या होता है संशोधन होता है, याद रखिएगा संशोधन। क्या बोला है अमेंडमेंट मतलब संशोधन होता है, याद रखिएगा। और चलिए एक और आपका बचा है, अभी तो दो है और ना। अब क्या बोला है कि क्या बोला है रेटिफिकेशन। क्या बोला है रेटिफिकेशन मतलब क्या होगा, तो मेरे भाई रेटिफिकेशन मतलब होता है परिशोधन। क्या होता है परिशोधन होता है, याद रखिएगा परिशोधन। क्या होता है परिशोधन होता है, परिशोधन। तो क्या होगा रेटिफिकेशन मतलब, तो रेटिफिकेशन मतलब परिशोधन होता है। और असेंबली मतलब होता है सम्मेलन। क्या होता है असेंबली मतलब सम्मेलन होता है। तो ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है। क्या था एमेलगेमेशन मतलब आप बताएंगे समामेलन, अमेंडमेंट मतलब बताएंगे संशोधन, रेटिफिकेशन मतलब परिशोधन, असेंबली मतलब सम्मेलन। ठीक है, आपके लिए था। जितना होता है प्रयास उतना करते हैं। ठीक है, और हमेशा यही प्रयास रहता है कि भाई क्वेश्चन को और बेहतर कैसे बनाया जाए। ठीक है, सेट आपके सामने इसीलिए लेकर आते ताकि आपकी तैयारी बहुत बेहतर हो सके और इसमें से क्वेश्चन भी फंसे। ठीक है, इसमें से क्वेश्चन भी फंसे, ऐसा बात नहीं है, प्रीवियस क्वेश्चन भी ऐड करते हैं, जैसे कि पिछले सेट में हमने ऐड किया था। इसमें चूंकि नहीं कर पाए, ठीक है, लेकिन अगला जो आएगा उसमें अवश्य करेंगे, याद रखिएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये आपके लिए था, इसको नोट करिएगा अवश्य। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है हमारा, कहा कि जिस पंक्ति या जिन पंक्तियों में एक शब्द या एक क्या बोला है एक शब्द या शब्द समूह अनेक बार किंतु उनका अर्थ प्रत्येक बार भिन्न भिन्न हो, तो वहां पे कौन सा अलंकार होता है। अलंकार से क्वेश्चन बोल दिया है और हम अब समझाते हैं आपको। इसकी छोड़िए, कह रहा है कि मान लो कोई पंक्ति है, कोई वाक्य है और उसमें एक शब्द कई बार आया हो और अलग अलग उसका क्या हो रहा है अर्थ निकल रहा है, तो कौन सा अलंकार होता है। चलिए कई सारा एग्जाम्पल बताते हैं। जाति है कि जाति नहीं, एक एग्जाम्पल लेते हैं। जाति है कि जाति नहीं, मतलब जाति अर्थात कास्ट, जाति नहीं, जाति अर्थात कास्ट, जाति अर्थात कास्ट।
तो एक जाति का मतलब क्या हो जाएगा, कास्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कास्ट हो जाएगा, ठीक है, कास्ट हो जाएगा। और एक जाति का मतलब क्या हो जाएगा, जाना, ठीक है, गो, जाना हो जाएगा। तो जब भी किसी सेंटेंस में शब्द, एक ही शब्द दो बार आया हो या तीन बार आया हो और दोनों का अर्थ अलग अलग हो, तो वहां पे कौन समास होता है, सॉरी वहां पे कौन सा अलंकार होता है, आपको बताना है, यमक अलंकार। सैकड़ों एग्जाम्पल है यमक अलंकार का। कनक कनक ते सौगुनी मदकता वाला आप सुने होंगे। सजना है, सजना के लिए, एक सजना का अर्थ श्रृंगार करना, एक सजना का अर्थ पति। क्या होता है, काली घटा का घमंड घटा, एक घटा मतलब बादल, एक घटा मतलब घड़ा, ठीक है, घटा मतलब कम भी होना, घटा मतलब बादल भी होते हैं। और क्या होता है, बहुत सारे यहाँ पे हैं। और वह तीन बेर खाती है, वह तीन बेर खाती है, एक तीन बेर का मतलब तीन टाइम खाना, तीन बेर का मतलब तीन फल खाना। तो बहुत सारे एग्जाम्पल है, मतलब कोई भी वाक्य में एक ही शब्द कई बार आता है और उसका अर्थ अलग अलग होता है, तो वह यमक अलंकार का क्या होता है, एग्जाम्पल होता है, कान में आप सेट कर लीजिएगा। चलिए अगला क्या है, श्लेष अलंकार। क्या है, श्लेष अलंकार क्या होता है कि कोई भी शब्द किसी भी वाक्य में एक ही बार आया हो और उसका अर्थ अलग अलग हो, एक ही शब्द होगा, अर्थ उसके कई हो, कई परिप्रेक्ष्य में हो, वहां पे श्लेष होता है। जैसे में देखो, घूंघट नहीं, मंगन को देख पट देत बार बार है। पट, मंगन मतलब भिखारी, मांगने वाले को देख करके एक स्त्री जो है पट देत बार बार है। पट मतलब किवाड़ भी होता है और पट मतलब कपड़ा भी होता है, ठीक है। तो शब्द एक है, अर्थ क्या है, अनेक है, वहां पे क्या होता है, श्लेष अलंकार। और रहीमन पानी रखिए बिन पानी सब सुन, पानी गए न उबरे मोती मानुष चुन। आप हजारों बार सुने होंगे, रहीमन पानी रखिए बिन पानी सब सुन, पानी गए न उबरे मोती मानुष चुन। तो पानी का अर्थ इस दोहे में कई तरह से हो जाता है। एक पानी का अर्थ चमक हो जाता है, एक पानी का अर्थ चूने का पानी रहता है, एक पानी का अर्थ इज्जत मान सम्मान भी हो जाता है। तो कोई भी शब्द में एक शब्द और कई अर्थ होते हैं, वहां पे श्लेष अलंकार होता है। अनुप्रास क्या होता है, जब कोई भी वाक्य में एक ही वर्डों की बार बार क्या होती है, आवृत्ति होती है। आप सुने होंगे, चंदू की चाची ने चांदी की थाली में चांदनी रात में चांदी के चम्मच से चंदू के चाचा को, ठीक है, चटनी चटाई। चौचा वर्ड की क्या हो रही है, आवृत्ति हो रही है। रघुपति राघव राजा राम, नाम सुने होंगे आप, रघुपति राघव राजा राम, रघुपति राघव 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 राजा राम। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ भी क्या हो रहा है, र वर्ड की बार बार आवृत्ति हो रही है। और जहां भी एक वर्ड की बार बार आवृत्ति हो किसी भी वाक्य में, सेंटेंस में, वहां पे अनुप्रास अलंकार होता है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। देखो तो क्या कह रहा है, करा कि निम्नलिखित प्रश्न में से विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें तो दिए गए लोकोक्ति एवं क्या है, शुद्ध अर्थ वाला विकल्प है। गुरु कीजे जान पानी पीवे छान। चलो उससे क्या मतलब है, मतलब इस लोकोक्ति का हमें सही अर्थ स्पष्ट करना है कि क्या बोलते हैं, गुरु कीजे जान पानी पीवे छान। गुरु कीजे जान पानी पीवे छान का अर्थ क्या होगा, मतलब गुरु का यही हमेशा ज्ञान होता है कि हमेशा पानी पी के, क्या बोलते हैं, पानी को छान कर पियो। मतलब अर्थ क्या होगा कि अच्छी तरह समझ बूझकर काम करना, ठीक है। इस मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा कि अच्छी तरह समझकर बूझकर काम करना। इस मुहावरे का, इस लोकोक्ति का सही अर्थ हो जाएगा गुरु कीजे जान पानी पीवे छान। बहुत सुंदर क्वेश्चन है, ठीक है, इसको कई खोपचे में से नोट करिएगा। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये है अगला क्वेश्चन। इसमें देखो तो क्या कर रहा है, निम्नलिखित प्रश्न में विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो विराम चिन्ह युक्त वाक्य का सही विकल्प हो। मतलब किस वाक्य में सही विराम चिन्हों का प्रयोग किया गया है, ठीक है। विराम चिन्ह भी मैंने पढ़ा है आपको। चलिए पहले देखते हैं, राम ऑफिस से सीधे घर पहुंचा, यहाँ पे योजक लगा है, योजक नहीं लगना चाहिए था। हाथ धोकर खाना खाया, फिर खेल खेलकर सो गया। इसमें क्या है, इसमें जो है विराम चिन्ह का प्रयोग नहीं हुआ है। कहा कि राम ऑफिस से सीधे घर पहुंचा, हाथ धोकर खाना खाया, फिर खेल खेलकर सो गया। तीसरा कहा कि राम ऑफिस से सीधे घर पहुंचा, हाथ धोकर खाना खाया, फिर खेलकर क्या हो गया, सो गया। इसमें भी कहीं विराम चिन्ह का प्रयोग नहीं हुआ, लेकिन इसमें सही हुआ है। राम ऑफिस से सीधे घर पहुंचा, अर्ध विराम देखो दिया है यहाँ पे। अर्ध विराम का चिन्ह मैंने बताया था ना, एक बिंदी होता है, नीचे ऐसे कॉमा होता है।
राम ऑफिस से सीधे घर पहुंचा, रुक जाओ, अर्धविराम। हाथ धोकर खाना खाया, रुक जाओ, अर्धविराम। फिर खेल खेल कर सो गया, काम पूरा हो गया। मतलब यहाँ पे जो है सटीक, यहाँ पे जो है सटीक अर्धविराम का प्रयोग हुआ है, सही हुआ है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाता है। क्या हो जाता है? इसका राइट आंसर बी हो जाता है मेरे भाई, मेरे यार, मेरे दोस्त। ठीक है, आगे चलते हैं मेरे साथी अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या कर रहा है जरा देखो तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, जरा अगला क्वेश्चन देखो तो सही। कह रहा है कि धर्म में आस्था रखने वाला, धर्म में आस्था रखने वाले को अनेक शब्दों में एक शब्द क्या कहते हैं? क्या उसे धर्मशाला कहते हैं, या उसे भक्त कहते हैं, या धर्मात्मा कहते हैं? आप आंख बंद करके बताएंगे कि जो धर्म में आस्था रखने वाला होता है उसे हम धर्मात्मा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उसे हम धर्मात्मा बोलते हैं। चलिए ये तो आसान था, मैं आपसे पूछ ले रहा हूं कि धर्मात्मा शब्द में कौन सी संधि है? आपको संधि बता देना है कि धर्मात्मा, धर्मात्मा शब्द में कौन सी संधि है, संधि कौन सी होगी? चलिए चलिए मैं आपको इसको डिवाइड करके भी दिखाता हूं। क्या हो जाएगा? धर्म प्लस आत्मा क्या बन जाएगा? धर्म प्लस आत्मा बन जाएगा। और यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ से अ मिल जाएगा, यहाँ से आ मिल जाएगा, और कहाँ होता है? आप बोलेंगे तो हमारा दीर्घ में होता है। कौन संधि हो जाएगा इसमें? दीर्घ हो जाएगा, दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी, याद रखिएगा। चलिए धर्मशाला में कौन सा समास है? धर्म के लिए शाला, ठीक है, स्थान, जगह, अर्थात के लिए कारक चिन्ह है। कौन सा हो जाएगा? तत्पुरुष समास। क्या हो जाएगा? आप बताना। तत्पुरुष समास हो जाएगा। तो एक एक बात को आप खोल खोल के अपने अपने जेहन में बांध लीजिए। तत्पुरुष समास हो जाएगा, इसका राइट आंसर तत्पुरुष समास हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, और आगे क्या बढ़ते हैं, यहीं तक हमारा क्या होता है? जर्नी समाप्त होता है। ठीक है, इतना ही क्वेश्चन थे आपके आज के सेट में। बाकी आप कमेंट करके बताएंगे आपको कहाँ दिक्कतें आई, कहाँ आपको समझ में नहीं आया। ठीक है, और कैसा लगा ये वीडियो, ठीक है, आप कमेंट करके बताएंगे। ऐसे ही वीडियो के साथ, ठीक है, ऐसे ही सेट के साथ मिलते हैं आपके लिए, आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। अब तब तक मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद। ठीक है, बाय बाय।